हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो हंटर में। तो मैं आपका दोस्त चंदन आज आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ 70 चुनिंदा क्वेश्चन जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ये वीडियो और ये ऑब्जेक्टिव जो है वो आप पूरी तैयारी कर सको और ये आपके सीधे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सके। इसलिए बिना देर किए हुए इसे हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन डील करेंगे। तो चलते हम आज के पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि पार्थेनोजेनेसिस के उदाहरण है। पार्थेनोजेनेसिस के उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो पार्थेनोजेनेसिस के उदाहरण के लिए यहाँ पे हमने कुछ ऑप्शन डाला है। पहला आपका दिया गया टर्की, दूसरा आपका एग्जांपल दिया गया छिपकली, तीसरा आपका मधुमक्खी और चौथा आपका ऑप्शन दिया गया इनमें से सभी। तो इनमें से आपके अनुसार से क्या आपके अनुसार इसका क्या आंसर बनेगा वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर आपका टर्की भी है, छिपकली भी है। कुछ छिपकली के अंदर ऐसी विशेषता पाई जाती है, इसके अलावा जो मधुमक्खी और इसके अलावा, तो ये तीन एग्जाम्पल जो है ये सही है। तो इसका चौथा आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि असम युग्मक के उदाहरण है। असम युग्मक का उदाहरण आपका फ्यूकस दिया गया है, क्लेडोफोरा दिया गया है, मानव दिया गया है और चौथा ऑप्शन कहता है बी और सी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बी और सी दोनों, यानी मानव में और आपका क्लेडोफोरा में। इसमें जो युग्मक जो होते हैं वो विषम युग्मक होते हैं, यानी कि नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। अगला कहता है कि बीटा थैलेसीमिया के जो जीन किस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 16 नंबर क्रोमोसोम, दूसरा दिया गया 11, तीसरा आपका दिया गया 21 और चौथा बोला गया है आपका 18। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से किस इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो बीटा थैलेसीमिया का जो जीन पाया जाता है वो बीटा थैलेसीमिया के जो जीन होते हैं वो किस पर पाए जाते हैं, तो वो आपके 11 नंबर क्रोमोसोम पर इसके जो जीन है वो पाए जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 का क्वेश्चन हो जाएगा बी 11। अगला क्वेश्चन कहता है स्वपरिभावता के उदाहरण है। स्वपरिभावता, तो स्वपरिभावता के उदाहरण क्या हो जाएगा? मानव रक्त समूह ए बी, यानी कि यहाँ पे आपका आई ए जीन भी अपना पूरा प्रभाव डाला है और आई बी, जिस कारण से ब्लड ग्रुप क्या आया है? ए बी आया है। अगर कोई जीन पूरा का पूरा, अगर दो जीन एक साथ हो और दोनों के दोनों जीन जब पूरा प्रभाव डालता है तभी से हम लोग क्या बोलते हैं? तभी से हम लोग स्वपरिभावता बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? मानव रक्त समूह ए बी। और एक और प्रकार का रक्त समूह होता है जिसको हम लोग एमिनो रक्त समूह कहते हैं, तो वो भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रारंभन कोडोन क्या है। प्रारंभन कोडोन निम्न में से कौन है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है जीयूजी, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया एयूजी, तीसरा दिया गया यूएए और आपका चौथा जो ऑप्शन दिया गया यूजीए। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर आपका होगा एयूजी। प्रारंभन कोडोन किसे बोला जाता है? एयूजी को बोला जाता है जो मिथ्योनिन को कोड करता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि डीएनए पर कौन सा आवेश पाया जाता है। तो जो डीएनए जो एक प्रकार का हमारे शरीर का या फिर ज्यादातर जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है, उसमें आपको कौन से आवेश पाए जाते हैं? तो डीएनए में जो आवेश पाए जाते हैं वो होते हैं आपके ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋणात्मक आवेश। निगेटिव चार्ज पाए जाते हैं और ये जो निगेटिव चार्ज आता है वो फॉस्फेट ग्रुप के कारण आता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कहता है कि समापन कोडोन कौन है? समापन कोडोन किसे बोला जाता है? समापन कोडोन किसे बोला जाता है? जो ट्रांसक्रिप्शन में, जो आपको ट्रांसलेशन की क्रिया, जब वो कोडोन जब आ जाएगा तो ट्रांसलेशन की क्रिया रुक जाती है, तो उस कोडोन को हम लोग क्या बोलते हैं? समापन कोडोन। तो समापन कोडोन क्या हो जाएगा? एयूजी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह प्रारंभन कोडोन है, ये मिथ्योनिन को कोड करता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? यूएए। यूएए क्या कहलाएगा? यूएए जो होता है वो समापन कोडोन होता है। टोटल 3 समापन कोडोन होते हैं और कोडोन टोटल 64 होते हैं, जिसमें से जो 3 कोडोन होता है वो किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल का कुटलेखन नहीं करता। उसमें से एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? यूएए। अगला क्वेश्चन कहता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। और काइटिन की बनी होती है। और पेड़ पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की। तो हमें पूछा था कवक का, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? काइटिन। क से कवक और क से काइटिन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है फर्न, जिसको आप लोग ओफियोग्लोसम भी कहते हो। ओफियोग्लोसम पादप में मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या पूछा है, तो मियोसाइट में जो गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1260। कितना हो जाएगा? 1260। अगर युग्मक में पूछता तो 630, युग्मक में पूछता तो 630। हमें पूछा है मियोसाइट में यानी अर्धसूत्राणु कोशिका में, तो उसमें कितना होगा? 1260। अगला क्वेश्चन कहता है कि रिप्लिकेशन फॉर्क का निर्माण किस क्रिया के दौरान होता है? रिप्लिकेशन फॉर्क, यहाँ पे इसका नाम में ही लगा हुआ है रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन फॉर्क का निर्माण किस क्रिया में होता है? रेप्लिकेशन क्रिया के समय। किस क्रिया के समय होता है? रेप्लिकेशन क्रिया के समय। तो रेप्लिकेशन को आप लोग हिंदी में क्या कहते हो? प्रतिकृति कहते हो। तो ये टोटल आपका 10 क्वेश्चन आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया। तो 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2
देखिए जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से, तो अभी क्या दिया गया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकेंड से किसका निर्माण होता है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2 के से किसका निर्माण होता है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो 2 होते हैं वो किसको बनाने के लिए जरूरी होता है, या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2 किसके बनने के लिए जरूरी होता है। तो वो पहला ऑप्शन दिया है आपका टीआरएनए, दूसरा ऑप्शन एमआरएनए, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका आरआरएनए और चौथा ऑप्शन दिया है आपका डीएनए। तो इसका आंसर आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो होता है आपका, इसका आंसर हो जाएगा एमआरएनए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमआरएनए, यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो 2 होते हैं, 2 होते हैं, उससे एमआरएनए का निर्माण या उसकी मदद से एमआरएनए का जो संश्लेषण है वो होता है। किसकी मदद से, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकेंड की मदद से। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट से टीआरएनए होगा और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड से आरआरएनए होगा और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2 से आपका एमआरएनए होगा। अगला कहता है कि कोडोन किस आरएनए पर पाया जाता है। कोडोन पूछा है कि कोडोन किस आरएनए पर पाया जाता है। तो कोडोन पाया जाता है आपका टीआरएनए पर। किस आरएनए पर पाया जाता है, टीआरएनए पर। और एंटीकोडोन पाया जाता है आपका, इसका आंसर होगा एमआरएनए पर। इसका आंसर क्या होगा, एमआरएनए पर। एंटीकोडोन, तो ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोडोन किस आरएनए पर पाए जाते हैं। तो कोडोन की बात पूछा है तो कोडोन किस पर मिलता है आपका, एमआरएनए पर। और एंटीकोडोन किस पर मिलता है, तो टीआरएनए पर। एंटीकोडोन टीआरएनए पर और कोडोन आपका मिल जाता है एमआरएनए पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो पहला आपका ऑप्शन दिया गया वाटसन, दूसरा ऑप्शन दिया गया क्रिक, तीसरा ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया गया सटन तथा बोबड़ी। आप ही बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिक। कि सेंट्रल डोग्मा जिसमें बताया जाता है डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, फिर आरएनए से प्रोटीन बनना। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डोग्मा और मूल सिद्धांत। और मूल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो क्रिक के द्वारा दिया गया है। अगला कहता है कि इंडियन इकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे बोला जाता है। तो ये बोला जाता है हेम्बोल्ट को, रामदेव मिश्रा को या टेंसले को। इसमें से 3 में से क्या ऑप्शन होगा वो बताइए। देखिए जब इकोलॉजी की बात आती है तो उसमें आपको हेम्बोल्ट ऑप्शन पक्का देगा, क्योंकि जनरली जब पूछा जाता है ग्लोबल लेवल पर, जब पूछा जाता है कि फादर ऑफ इकोलॉजी किसे बोला जाता है, तब हम बोलते हैं हेम्बोल्ट को। तो और दूसरा ऐसे कि अगर इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो उसका आंसर क्या जाएगा, रामदेव मिश्रा को। और ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा आपका रामदेव मिश्रा। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि एडेप्टर टीआरएनए किसे कहा जाता है। एडेप्टर टीआरएनए की अगर हम बात करते हैं, यानी एडेप्टर आरएनए की बात करते हैं कि एडेप्टर आरएनए किसे कहा जाता है। तो जो टीआरएनए होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडेप्टर मोलेकुल्स कहते हैं या फिर एडेप्टर आरएनए कहते हैं। तो एडेप्टर आरएनए किसे कहा जाता है, टीआरएनए को कहा जाता है। अगला हमारा कहता है कि एमिनो अम्ल का सक्रियकरण किसके कारण होता है, यानी कि अमीनो अम्ल किसके साथ जुड़ करके वो सक्रिय हो जाता है। तो अगर अमीनो अम्ल को सक्रिय करना चाहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है, तो वो अमीनो अम्ल जब तक सक्रिय नहीं होगा तब तक प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता है। तो कहता है कि एमिनो अम्ल का सक्रियकरण किसके द्वारा होता है या किसके मिलने से हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका एटीपी के मिलने से। ये टीआरएनए का नहीं होगा, फॉस्फेट नहीं होगा, इनमें से सभी नहीं होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर जाएगा एटीपी एमिनो अम्ल के साथ मिलता है तो एमिनो अम्ल हमारा सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय एमिनो अम्ल जब आपका टीआरएनए से जब जुड़ता है तब हम इसे कहते हैं कि हमारा जो टीआरएनए था वो चार्जिंग हो गया, या फिर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब है एमिनो अम्ल का या सक्रिय एमिनो अम्ल का टीआरएनए के साथ जुड़ना, इसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है एयूजी किसको कोड करता है। एयूजी ये एक प्रकार का कोडोन है। बताएं है कि टोटल कोडोन 64 होता है, उसमें से एक कोडोन का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया और उससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एयूजी जो होते हैं वो किसको कोड करता है। तो एयूजी जो कोड करता है वो मिथ्योनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है, मिथ्योनिन को। और ये सबसे प्रोटीन संश्लेषण के समय ये सबसे पहला या सबसे पहले यूज में आने वाला या फिर भाग लेने वाला आपका कोडोन होता है। और वो किसको कोड करता है, किसको कोड करता है, तो वो मिथ्योनिन को कोड करता है। अगला कहता है कि सिट्रिक अम्ल का जो उत्पादन करता है वो कौन करता है। तो सिट्रिक अम्ल का इसको 1 मिनट बच्चे इसे थोड़ा सा रोक लीजिए, बाद में बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पेय पदार्थ अवसादन से प्राप्त होता है। कौन सा पेय पदार्थ, यानी कि जो पेय पदार्थ जैसे कि वाइन, विस्की, रम, ये सब जो वोडका वगैरह जो होता है यही आपका एल्कोहलिक पेय पदार्थ है। तो ये कहता है कि कौन सा पेय पदार्थ आपका अवसादन से प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया विस्की, दूसरा आपका दिया ब्रांडी, तीसरा आपका दिया है रम और चौथा ऑप्शन जो आपका दिया गया इनमें से सभी था। इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा सभी। जो हम लोग अवसादन से जो हम लोग
पेय पदार्थ जो बनाते हैं वो कौन कौन सा होता है? विस्की होता है, ब्रांडी होता है, रम होता है। तो इसलिए हमने इसका आंसर क्या माना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी हो जाएगा। अगला कहता है कि तेलीय धब्बे हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तेलीय धब्बे हटाने की अगर हम बात करते हैं, तेलीय धब्बे हटाने में हम लोग किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि अगर कोई कपड़े वगैरह में तेल के जो दाग लग जाते हैं उनको हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो वहां पे हम उसका यूज एज अपमार्जक में मिलाकर के या अपमार्जक के रूप में हम लोग करते हैं। वो कौन सा है? तो आपका लाइपेज है। तो लाइपेज का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? लाइपेज का तो जो उपयोग हम लोग करते हैं, जो तेलीय वस्तु से जो तेलीय जो दाग होते हैं, धब्बे होते हैं, उनको हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो लाइपेज का यूज करते हैं। तो यहाँ का 20 का आंसर आपका देख सकते हैं, 20 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका लाइपेज। अगला है ये जो आपको बच गया था कि सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किस जीव से किया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल का जो उत्पादन किया जाता है एस्परजिलस नाइगर से। और एस्परजिलस जो नाइगर है वो एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का कवक है। तो एक प्रकार के कवक है और इन्हीं से हम लोगों को सिट्रिक अम्ल जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कवक का। किस कवक का उपयोग किया जाता है? तो एस्परजिलस नाइगर का। तो ये टोटल 20 हो गया। अभी अब टोटल आपका 30, अभी टोटल 70 है। तो अभी आप इंतजार कीजिए, वीडियो में बने रहिए। तो टोटल इधर हम 20 कर लिए थे। अब ये 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रतिजैविक का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? तो एंटीबायोटिक का उपयोग हम यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन आपका दिया गया आपका क्षय रोग, दूसरा आपका दिया गया आपका लेप्रोसी, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया आपका प्लेग और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो इनमें से सभी होगा। हम ये सभी रोग के इलाज के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सभी रोग के उपचार के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सभी हो जाएगा। अगला कहता है कि स्टेटिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है या किस में किया जाता है? अंग के प्रत्यारोपण के समय नहीं, अंग के प्रत्यारोपण के समय हम इसका उपयोग नहीं करते। अपमार्जक के रूप में नहीं, अपमार्जक के रूप में तो हमने लाइपेज का उपयोग किया था। अंग प्रत्यारोपण के समय साइक्लोस्पोरिन ए का यूज किया था। और यहां पे हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। यानी कि स्टेटिन का जो उपयोग किया जाता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं हमारे ब्लड के अंदर और बैड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो स्टेटिन का यूज करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अनुकूली विकिरण के उदाहरण है, पहला ऑप्शन दिया गया ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी, डार्विन फिंच, अपरा स्तनी और इनमें से सभी। तो ये आपका प्लेसेंटल मैमल हो गया, ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी हो गया और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया इनमें से सभी। और ये ख नंबर जो ऑप्शन दिया गया है फिंच। तो आपके हिसाब से आप लोगों को जो ज्यादातर पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी और फिंच। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा अपरा स्तनी भी एक प्रकार से देखा जाए तो वो भी आपका एडेप्टिव रेडिएशन यानी अनुकूली विकिरण के ही कारण ये अपरा स्तनधारी के जो अनुकूली विकिरण हुए, जिस वजह से उसके भी अनेक जो जाति हैं वो जन्म लिए थे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका आंसर यहां से क्या हो जाएगा? सभी। अगर ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी है तो ये भी ऑप्शन होगा, फिंच भी होगा, ये भी होगा, अपरा स्तनधारी होगा, सॉरी अपरा स्तनी होगा तो ये भी होगा। और ये इसमें ऑप्शन क्या दिया है? चौथा में सभी दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। अगला कहता है कि व्हेल के फ्लिपर्स और चमगादड़ के पंख ये क्या प्रदर्शित करता है? ये अनुरूपता प्रदर्शित करता है, तुल्यरूपता प्रदर्शित करता है, असमजातता प्रदर्शित करता है या समजातता प्रदर्शित करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? समजातता। इसका आंसर क्या आ जाएगा? समजातता, जिसे आप लोग समजात अंग के एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझ सकते हैं। व्हेल के फ्लिपर्स और चमगादड़ के पंख ये किसके उदाहरण है? तो समजातता के उदाहरण। ये समजात अंग के उदाहरण है जो समजातता को प्रदर्शित करता है। अनुरूपता, तुल्यरूपता और असमजातता ये सारे असमजात शब्द के लिए यूज किया जाता है बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कहता है कि विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन का प्रस्तावना किसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया? यानी कि जो जीवों का जो जीवों के विकास के बारे में जो कुछ थ्योरी बताई गई है उसमें कहता है कि एक वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने क्या बोला था कि जो जीव की जो जाति होते हैं वो जीव की जाति अपने प्रारंभिक अवस्था में उस रूप से होकर के गुजरता है जहां से उनका डेवलपमेंट हुआ है। तो इस बात को बताया था अर्नेस्ट हैकल ने, लेकिन इसी बात को खारिज किसके द्वारा कर दिया गया था? तो अर्नेस्ट वेयर के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट वेयर, क्योंकि अस्वीकार की बात किया है। अगर अस्वीकार नहीं रहता तब इसका आंसर जाता अर्नेस्ट हैकल, लेकिन कहता अस्वीकार कर दिया गया था। तो अस्वीकार किसके द्वारा किया गया है? अर्नेस्ट वेयर के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर कहता है बी और टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां होता है? बी और टी लिम्फोसाइट का निर्माण पहला ऑप्शन दिया है थाइमस में, दूसरा ऑप्शन दिया है प्लीहा में, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका अस्थि मज्जा में और चौथा ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी और टी लिम्फोसाइट, जो कि एक प्रकार का WBC होता है। इसका निर्माण कहां पे होता है? इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। और बी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में भी होता है और वहीं पे परिपक्व होता है। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट होता है उसका निर्माण तो होता है अस्थि मज्जा में, लेकिन उसका परिपक्वन जो होता है वो थाइमस में होता है। तो हमें सिर्फ निर्माण से पूछा है तो हम इसका आंसर क्या मारेंगे? हम इसका आंसर लेकर के चलेंगे
अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एंटीबॉडी कैसा प्रोटीन है? एंटीबॉडी एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीबॉडी कैसा प्रोटीन है? एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। अगला कहता है कि एलर्जी में कौन सा एंटीबॉडी उत्पन्न करता है? एलर्जी में कौन सा एंटीबॉडी उत्पन्न होता है? यहां पे कर लीजिएगा, उत्पन्न होता है, या एलर्जी किस एंटीबॉडी के उत्पन्न होने के कारण होता है। ठीक है, तो एलर्जी में कौन सा एंटीबॉडी उत्पन्न होता है? तो एलर्जी में कौन सा एंटीबॉडी आपका उत्पन्न होगा? तो एलर्जी में आपका एंटीबॉडी उत्पन्न होता है आईजीई। आईजीई एंटीबॉडी के कारण हमारे बॉडी के अंदर एलर्जी होता है। यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर जो मास्ट कोशिका होती है, मास्ट सेल होता है, वो जब आपका एक्टिवेट जब होता है तो वहां से आपका सेरोटोनिन और हिस्टामिन ये दो केमिकल्स निकलते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो आईजीई होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं और हमारे शरीर में एलर्जी जैसे कि इचिंग वगैरह, जो रेडनेस वगैरह, धब्बे, ये सब जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई से एलर्जी और ई से आईजीई, ये याद रखिएगा। आईजीई एक प्रकार का एंटीबॉडी और ई से एलर्जी, और यहाँ पे और एलर्जी और किस एंटीबॉडी के कारण ये एलर्जी होता है? तो आईजीई के कारण। अगला कहता है जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? कि जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक उत्पत्ति की थ्योरी, इसके द्वारा क्या बोला गया है? रासायनिक उत्पत्ति या फिर रासायनिक सिद्धांत क्या बोलता है कि पहले आपका वो सारे रसायन बने होंगे जिनसे एक जीव का निर्माण संभव है। कार्बनिक विकास में पहले बताया जाता है कि पहले की पुराने वाले जीव से नए वाले जीव का विकास हुआ है, लेकिन रासायनिक विकास बोलता है कि पहले वो सारी चीजें वो कार्बनिक यौगिक बनी होंगी जिनके मिलने से किसी जीव का निर्माण संभव है। ये बात किसने बताया था? ये बात हमें बताए थे ओपेरॉन तथा हेल्डन ने। ओपेरॉन और हेल्डन ने ये थ्योरी बताया था कि रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ओपेरिन और हेल्डन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीफ जीन किस में पाया जाता है? नीफ जीन किस में पाया जाता है? राइजोबियम में। और ये राइजोबियम में नीफ जीन के कारण क्या होते हैं कि वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पाता है। अगला आप यहां पे देख सकते हो 30 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है कि एंटीबॉडी में कितने पेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है? एंटीबॉडी में टोटल मिलाकर के 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं मिलती है, H2 और L2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4। 30 ऑब्जेक्टिव तो हो गया था हमारा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव चालू होता है 31 नंबर से। 31 नंबर देखिए क्या कहता है? प्राथमिक उत्पादकता को किससे सूचित किया जाता है? तो प्राथमिक उत्पादकता को यहां पे देख लीजिएगा, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। दूसरा आपका दिया ग्राम मीटर स्क्वायर, उसके बाद कैलोरी दिया, उसके बाद दिया गया आपका केजी पर मीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपका जाएगा ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यहाँ पे कहीं कहीं पे जो पुराने एनसीईआरटी वगैरह है ना, उसमें कुछ चीजें यहाँ इसके लिए गलत लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अगला कहता है आपका अगला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण जीव मंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार का कार्बनिक तत्व के रूप में कितना आंका गया है? यानी कि संपूर्ण जीव मंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व के रूप में कितना आंका गया है? कितना आंका गया? पहला ऑप्शन आपका दिया गया आपका 55 बिलियन टन, दूसरा आपका दिया गया 170 बिलियन टन, तीसरा आपका दिया गया आपका 55 केजी और चौथा आपका दिया गया 170 केजी। तो इसका आंसर आपका चला जाएगा 170 बिलियन टन। तो ये ऑप्शन आपका ख नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि परपोषी के लिए उपलब्ध जैव मात्रा क्या कहलाती है? परपोषी के लिए जो उपलब्ध जैव मात्रा होती है उसी को हम लोग कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एनपीपी। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है 34 नंबर कि यदि अपरद नाइट्रोजन एवं जल विलय तत्व जैसे कि चीनी से भरपूर हो तो अपघटन की दर कैसी होगी? यानी कि हमारा अपरद अगर नाइट्रोजन जैसी चीजों से, चीनी जैसी अर्थात शर्करा, शुगर जैसी चीजों से मिलकर जब बनी हुई होती है, तो ऐसी स्थिति में वो जो अपरद होते हैं, वो जो मृत जीव जंतु को जो ढेर होते हैं, वो जल्दी जल्दी टूटता है। तो इसका आंसर है आपका पहला ऑप्शन दिया गया आपका धीमी, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया तेजी से, तीसरा ऑप्शन दिया गया मध्यम और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका क और ख दोनों। तो क्या होगा अभी हम आपको बताएं, तो इस स्थिति में अपरद का जो अपघटन की जो दर होगी वो तेजी से होगा, जल्दी जल्दी होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ख नंबर, तेजी से। अगला क्वेश्चन कहता है 35 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि भिन्न भिन्न कार्य करने के कारण वही संरचना जब भिन्न भिन्न रूप ले लेती है तो इसे क्या कहा जाता है, या फिर इस घटना को क्या कहा जाता है, या यह क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन इसका आपका दिया गया अपसारी विकास, दूसरा दिया गया अभिसारी विकास, तीसरा दिया गया ऑप्शन अनुकूलन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अपसारी विकास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी विकास। अगला हमारा 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोशिकीय रोधक है, कोशिकीय रोध या रोधक, सेलुलर बैरियर यहां से पूछा है कि यहां पे सेलुलर बैरियर कौन सा है? पीएमएनएल,
पीएमएनएल। उसके बाद आपका दूसरा कहता है प्राकृतिक मारक कोशिका, प्राकृतिक मारक कोशिका। उसके बाद ग नंबर आपको कहता है माइक्रोफेजेस, और आपका चौथा ऑप्शन कहता है सभी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सारी जो चीजें होती है वो कोशिकीय रोध है, सेलुलर बैरियर है, जो आपके टिश्यू के अंदर किसी भी प्रकार के रोग कारक को प्रवेश करने से रोकता है या फिर उसे भक्षण कर जाता है, फाइगोसाइटोसिस कर जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तरल प्रतिरक्षा किससे प्राप्त होता है? तरल प्रतिरक्षा जो कि हमारे ब्लड के अंदर मिलता है, और वो किसके कारण मिलता है? वो मिलता है आपका बी कोशिका के कारण। एक ऑप्शन दिया आपका टी कोशिका के कारण। ख नंबर ऑप्शन आपका कहता है, क नंबर क्वेश्चन कहता है टी कोशिका के कारण, टी कोशिका के कारण। उसके बाद आपका ख नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, ख नंबर ऑप्शन आपका कहता है बी कोशिका के कारण। ये ग नंबर क्वेश्चन आपका ग नंबर ऑप्शन कहता है एंटीबॉडी के कारण, और घ नंबर ऑप्शन कहता है आपका प्राकृतिक मारक कोशिका के कारण। तो तरल प्रतिरक्षा किसके कारण मिलता है? तो ये मिलता है हमें एंटीबॉडी के कारण। लेकिन एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है आपका बी कोशिका यानी बी लिम्फोसाइट। तो अगर आपको एंटीबॉडी ऑप्शन मिलता है तो एंटीबॉडी कर लेना, अगर बी कोशिका मिलता है, बी लिम्फोसाइट मिलता है, तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि बी लिम्फोसाइट ही आपका एंटीबॉडी बनाता है। तो इसमें से दो जो ऑप्शन आपको एग्जाम हॉल में मिले उसको आप लोग सही कर सकते हो। अगर दोनों मिलता है तो आप इसे लेकर के चलना, है ना, डायरेक्टली एनसीईआरटी इसे कहता है तो आप इसे लेकर के चलोगे। अगला कहता है 38 नंबर क्वेश्चन कहता है एलर्जी के लिए कौन सा रसायन उत्तरदायी होता है? एलर्जी के लिए पूछा है कि एलर्जी के लिए कौन सा रसायन उत्तरदायी होता है? एलर्जी के लिए कौन सा रसायन उत्तरदायी होता है? पहला ऑप्शन दिया आपका हिस्टामिन, दूसरा ऑप्शन दिया सेरोटोनिन, तीसरा ऑप्शन दिया इंटरफेरॉन, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है क और ख दोनों। तो यहाँ पे आप पता है कि एलर्जी जब होती है तो मास्ट कोशिका हिस्टामिन भी रिलीज करता है और आपका सेरोटोनिन भी रिलीज करता है। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। यानी एलर्जी जो होती है वो हिस्टामिन रिलीज होने के कारण और आपका सेरोटोनिन के कारण। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर चला जाएगा ए और बी दोनों। इसका आंसर चला जाएगा ए और बी दोनों। अगला कहता है कि वसा उत्तक या एडिपोज उत्तक में होने वाले कैंसर क्या कहलाते हैं? यानी कि जो हमारा जो फैट टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, उसमें अगर कैंसर होता है तो उस स्थिति को क्या बोला गया? उस प्रकार के कैंसर को क्या बोला गया है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया आपको पता है कि वो ब्लड कैंसर होता है। उसके बाद दूसरा कैंसर आपका सार्कोमा, उसके बाद आपका लाइपोसा, और उसके बाद आपका है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होता है आपका, इसका आंसर होता है लाइपोसा। यानी कि एडिपोज टिश्यू में होने वाला कैंसर क्या कहलाता है? लाइपोसा कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के निर्माण के समय कौन से गैस उपलब्ध थे? पृथ्वी के निर्माण के समय कौन सा गैस उपलब्ध था? यानी शुरुआती जो प्रिमिटिव अर्थ थे उस पर कौन से गैस उपलब्ध थे? पहला ऑप्शन आपका दिया गया मीथेन, दूसरा ऑप्शन दिया गया अमोनिया, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका हाइड्रोजन, और चौथा ऑप्शन देता है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। ये प्रिमिटिव अर्थ पर ये सारे गैसेस जो है वो पाए जाते थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। अगला हमारा यहां तक हमने 40 कर लिया, और ऊपर अभी आप देख सकते हो ऊपर वाला क्या आपका पेरिपेटस। पेरिपेटस किसका संयोजक करी है? पेरिपेटस किसका संयोजक करी है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका दिया है अर्थ्रोपोडा, दूसरा ऑप्शन आपका दिया एनिलिडा, तीसरा ऑप्शन दिया आपका अर्थ्रोपोडा एवं एनिलिडा दोनों। उसके बाद आपका ग नंबर ऑप्शन आपको कहता है, घ नंबर ऑप्शन कहता है सरीसृप। तो यहाँ पे देखिएगा तो अर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, तो आपको देखिएगा संयोजक कड़ी जब भी बात आती है तो उसमें दो प्रकार के जीव वर्ग आते हैं, दो प्रकार के जीव वर्ग। तो इसमें तो एक ही है सिर्फ अर्थ्रोपोडा, इसमें तो सिर्फ एनिलिडा है, लेकिन इसमें जब देखिएगा तो अर्थ्रोपोडा और एनिलिडा दोनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ्रोपोडा और एनिलिडा। यानी पेरिपेटस वैसे जीव हुआ करते थे जिनमें अर्थ्रोपोडा का भी गुण था और एनिलिडा का। तो इसका आंसर क्या जाएगा बुआ? इसका आंसर चला जाएगा आपका अर्थ्रोपोडा एवं एनिलिडा दोनों। उसके बाद कहता है कि पीसीआर के चरण है, पीसीआर के चरण है। तो पीसीआर के मुख्यतः चरण देख लीजिए। पीसीआर के मुख्यतः 3 चरण बताए जाते हैं। पहला आपका दिया गया निष्क्रियकरण, दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया तपानुशीलन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रसार, और चौथा ऑप्शन दिया है आपका इनमें से सभी। एक और होता है प्रवर्धन। तो अगर वो भी प्रवर्धन भी अगर रहेगा तो भी वो भी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे निष्क्रियकरण भी पीसीआर के चरण है, तपानुशीलन भी पीसीआर के चरण है, और उसके बाद आपका प्रसार। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा इनमें से सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका सभी। ये तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। उसके बाद कहता है कि यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन, यदि देखिए इसको कैसे पढ़िएगा यहां से, यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन, ऐसे यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है, उसे क्या कहा जाता है? उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज प्रोटीन, संवाहक और क्लोन। इसका आंसर जाएगा पुनर्योगज प्रोटीन।
अगला हमारा 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टीडीएनए किस सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं। टीडीएनए किस सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं, यानी टीडीएनए जो है वो आपको किस सूक्ष्म जीव में देखने को मिल जाता है। तो टीडीएनए आपको कहां मिलेगा, बीटी जीवाणु में मिलेगा, निमेटोड में मिलेगा, सूत्रकृमि में मिलेगा, इसके अलावा एग्रोबैक्टीरियम में मिलेगा। तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका किसमें, तो एग्रोबैक्टीरियम में, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमेफेसियंस होते हैं उसमें आपको टीडीएनए पाए जाते हैं। अगला कहता है कि प्राकृतिक संवाहक के उदाहरण है, यानी कि नेचुरल प्लाज्मिड का आपको एग्जांपल यहां पे क्वेश्चन ढूंढने के लिए कह रहा है। पीबीआर 322, पीयूसी 10, पीयूसी 18 और उसके बाद आपका घ नंबर ऑप्शन कहता है टीआई प्लाज्मिड। तो आपको पता है कि प्राकृतिक संवाहक ये जितने भी पीबी वाला है, पीबीआर 322, पीयूसी 10, इसके बाद पीयूसी 18, ये सारे के सारे क्या, ये सारे के सारे जो है वो कृत्रिम है, और ये जो टीआई प्लाज्मिड है वो आपके नेचुरल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका टीआई प्लाज्मिड। उसके बाद अगला कहता है कि टाक पॉलीमरेज एंजाइम, क्या बोला है, टाक पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा। टाक पॉलीमरेज एंजाइम ये एक प्रकार का एंजाइम है। टाक पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किस क्रिया में की जाती है। टाक पॉलीमरेज एंजाइम जो जस्ट लाइक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जैसा होता है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर में वर्क करता है, इसलिए हम पीसीआर में इसका यूज करते हैं। तो टाक पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किस क्रिया में किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका पहला ऑप्शन आपका दिया गया इलिसा, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया पीसीआर, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका जीन क्लोनिंग, तीसरा ऑप्शन दिया गया जीन क्लोनिंग और चौथा दिया गया आपका अनुप्रवाह संसाधन। तो इसका यूज टाक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज हम लोग कब करते हैं, पीसीआर तकनीक में या फिर पीसीआर क्रिया के दौरान। अगला कहता है कि जैविक प्रतिरोधी जीन कौन है, निम्न में से कौन प्रतिरोधी जीन है। इसको हम लोग पढ़ेंगे एमपीआर, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, उसको हम लोग पढ़ेंगे टीईटी, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, उसके बाद क और ख दोनों, और उसके बाद कहता है इंटरफेरॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क और ख दोनों। क्या हो जाएगा बच्चों, क और ख दोनों, यानी एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट और टीईटी, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट। अगला हमारा कहता है क्वेश्चन, कौन सा डीएनए सामान्य कोशिका को ट्यूमर में बदल देता है। कौन सा ऐसा जो डीएनए होता है वो सामान्य कोशिका को किस में बदल देता है, ट्यूमर में। ये प्लांट के अंदर की बात आपसे पूछा है, तो इसका आंसर पहला ऑप्शन दिया आपका बी डीएनए, सी डीएनए, टी डीएनए और इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा टी डीएनए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के अंदर जो टी डीएनए जो पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका यानी ट्यूमर कोशिका में बदलने की क्षमता रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टी डीएनए। अगला आप देख लीजिएगा, कहता है कि इको R1 में वर्ण आर, जो शब्द आर यहाँ पे है वो आर किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया है जाति से, प्रभेद से, तीसरा ऑप्शन आपका कहता है कि खोजा गया क्रम से, और चौथा ऑप्शन कहता है आपका वंश से। तो इसका आंसर क्या होगा, जाति होगा, प्रभेद होगा, या खोजा गया क्रम होगा, या वंश होगा। तो इसका आंसर आपका चला जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका हुआ प्रभेद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रभेद। यहाँ पे जो आर शब्द है वह किसके लिए उपयोग हुआ है, तो प्रभेद के लिए उपयोग हुआ है। अगला कहता है कि पुनर्योगस तकनीक के साधन है, यानी कि जब आपको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब करना होता है तो आपको किन किन चीज की आवश्यकता होती है, किन किन साधनों की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया प्रतिबंधन एंजाइम, दूसरा ऑप्शन दिया गया संवाहक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पॉलीमरेज एंजाइम, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका लाइगेज। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जब आप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब करते हो, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जब आप लोग जाते हो, तो आपको ये सारी चीजों की आपकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रतिबंधन एंजाइम भी सही ऑप्शन है, संवाहक भी सही है, पॉलीमरेज एंजाइम भी सही है, और लाइगेज भी सही है। तो इसका एक ऑप्शन होना चाहिए था इनमें से सभी। तो आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इसके लिए ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम इंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा है। तो प्रथम इंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधन एंजाइम की अगर हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया आपका इको R1, दूसरा ऑप्शन दिया गया बैम H1, उसका दिया गया आपका हिंद सेकेंड, उसके बाद दिया गया हिंद थर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका हिंद सेकेंड, जो कि पहला खोजा गया प्रतिबंधन एंजाइम है। तो ये टोटल हमने अभी कर लिए कितने, 51 ऑब्जेक्टिव हमने इधर कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। तो 51 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कर लिए हैं। अब अगला हमारा है 52 नंबर ऑब्जेक्टिव। तो 52 क्या लिखा हुआ है, एगारोज एक प्राकृतिक बहुलक है जो किससे प्राप्त किया जाता है। तो एगारोज जेल एक प्राकृतिक बहुलक है जो किससे हम लोग प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया गया इसके लिए रोजी गाय, दूसरा दिया गया है परजीवी
परजीवी जंतु, उसके बाद आपका तीसरा नंबर ऑप्शन आपका घ नंबर ऑप्शन करता है समुद्री घास। तो इसका आंसर इसी तीनों में से होगा, तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा आपका समुद्री घास। यानी समुद्री घास से हम लोग एगारोस जेल का उपयोग करते हैं, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम में लिया जाता है डीएनए के छोटे छोटे खंड को अलग करने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि सदाबहार के पौधे में कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं। तो सदाबहार के पौधे की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए आपको कि सदाबहार के पौधे में कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं, तो उसके लिए आपका पहला ऑप्शन दिया गया है विनक्रिस्टिन, दूसरा दिया गया आपका विनब्लास्टिन, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया इंटरफेरॉन और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका ए और बी दोनों। तो आपको ध्यान में रखना है कि सदाबहार के पौधे में जो एल्केलॉइड पाए जाते हैं वो कौन कौन सा है आपका विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन दोनों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही कौन सा आपका ए और बी दोनों। तो ये वाला ऑप्शन आपका घ नंबर जो है ऑप्शन वो आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि एडिनोसिन डीएमिनेज से संबंधित जीन में गड़बड़ी से कौन सा रोग होता है। यानी कि जो एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाला जो जीन होता है अगर उसमें गड़बड़ी आती है तो उसके कारण कौन सा बीमारी होता है। तो उसके कारण पहला ऑप्शन दिया आपका CMID होता है क्या, एड्स होता है क्या, SCID होता है क्या, या प्लेग होता है, क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CSID, सेरेब्रल कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मक्का छेदक को कौन नियंत्रित करता है। यानी कॉर्न बोरर एक कीट होता है, वो क्या करता है मक्का के फल को दाना को खा जाता है, तो वही उसी को कॉर्न बोरर या फिर मक्का छेदक बोला जाता है। तो उसको कौन नियंत्रित करता है, कराई 1AC, कराई 2AB, कराई 2AB और उसके बाद है A और B दोनों। ये कराई 1AC, कराई 1AB, कराई 2AB और A और B दोनों, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा आपका कराई 1AB। ये क्या करता है मक्का में कॉर्न बोरर से मक्का के फल को बचाता है। अगला कहता है कि प्रभावी शामक, क्या कहता है प्रभावी शामक, सिडेटिव, शामक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सिडेटिव, सुलाने वाला दवाई है ना। प्रभावी शामक एवं पीराहार, क्या है पीराहार कौन है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया अफीम, एम्फेटामिन, एक और भी होता है बार्बिट्यूरेट, उसकी भी चर्चा एनसीईआरटी ने की है। अफीम, एम्फेटामिन, उसके बाद कहता है मॉर्फिन और उसके बाद आपका कहता है कोक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका मॉर्फिन। डॉक्टर लोग जब सर्जरी के लिए जब पेशेंट को जब ले जाते हैं तो वहां पे पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए, उसको स्थिर बनाए रखने के लिए और उससे पेन ना हो इसके लिए किसका यूज करते हैं, तो मॉर्फिन का यूज करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि जातीय क्षेत्र संबंधन, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, जातीय क्षेत्र संबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो जातीय क्षेत्र संबंधन में से देखिए किसके द्वारा दिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका कहता है डार्विन, दूसरा ऑप्शन आपका कहता है लामार्क, तीसरा ऑप्शन आपका कहता है रॉबर्ट में और चौथा ऑप्शन कहता है AB हेम्बोल्ट। तो यहाँ पे इसके अनुसार से देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन है आपका डार्विन भी नहीं होगा, क्योंकि डार्विन जो दिए थे वो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बताए थे, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास। दूसरा है आपका लामार्क, तीसरा आपका रॉबर्ट में और चौथा आपका हुआ AB हेम्बोल्ट। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा AB हेम्बोल्ट। अगला ऑप्शन कहता है कि न्यूयॉर्क जो कि अक्षांश रेखा पर 41 डिग्री उत्तर में है, वहां पे पक्षियों की कितनी जातियां आपको देखने को मिल जाती है। तो पहला ऑप्शन आप लोग देखिएगा तो वहां पे 1400, दूसरा आपका 105, तीसरा आपका दिया गया 56 और चौथा आपका दिया गया आपका 71। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका हुआ 105। यहाँ पे न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री उत्तर में है, वहां पे पक्षी की कितनी जातियां मिलती है, तो 105। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कीट और मेढक की कुछ प्रजातियां परभक्षी से, कि उसको कोई खा ना जाए, परभक्षी से बचने के लिए क्या करती है। तो परभक्षी से बचने के लिए कीट और मेढक की जातियां क्या करती है, तेजी से भागेगी। दूसरा ऑप्शन है कि छायावरण करेगी, जिसको कैमोफ्लेज बोला गया। उसके बाद ग नंबर ऑप्शन कहता है कि रात में निकलेगी, दिन के समय में नहीं निकलेगी, रात के समय में निकलेगी। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो इनमें से ऑप्शन हो जाता है आपका बुआ छलावरण, जिसको कैमोफ्लेज बोला गया है। तो कैमोफ्लेज एक वैसे गुण और प्रॉपर्टी होती है कुछ कीट और मेढक की जाति में, जो क्या करते हैं कि जिस स्थान पर रहता है तो उस वास स्थान में पेड़ पौधे या फिर उसके जो जिस जगह पर उसके आसपास में जो चीज है तो उसका कैसा कलर है, उस कलर के रूप में अपने आप के शरीर के कलर को चेंज कर लेगा, जिस वजह से वह आसानी से परभक्षी को नजर में नहीं आएगा और उसका शिकार नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा छलावरण। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोनार्क तितली अपने
मोनार्क तितली अपने शरीर में विशेष रसायन कहां से प्राप्त करती है? ये जो मोनार्क जो तितली है वो विशेष रसायन कहां से प्राप्त करती है? ये विषैला खरपतवार खा करके प्राप्त करती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है जल ग्रहण करके वो रसायन प्राप्त करती है। उसके बाद आपका कहता है जन्मजात होता है, जन्म से ही प्राप्त रहता है वो चीजें, या फिर आपका चौथा कहता है कीट को खाकर। इनमें से क्या होगा? तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा आपका बुआ विषैला खरपतवार को खाकर। जब वो अपने लार्वा अवस्था में रहता है, छोटे रूप में जब रहता है, तो वो विषैला खरपतवार खाकर के ही क्या करता है? अपने शरीर के अंदर वो रसायन, वो केमिकल एब्जॉर्ब कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। और जब इसे कोई खाने के लिए जब आता है तो इसे स्वाद में स्वादहीन लगेगा, तो इसको जल्दी से कोई परभक्षी से खाना ज्यादा रुचि में नहीं समझता है, तो उसको नहीं खाएगा और इसका परभक्षण होने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हो गया आपका 60 ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया। तो आप 7 ऑब्जेक्टिव कर लिए थे। अब हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या कह रहा है। कहता है कि पक्षियों में अंडपरजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? पक्षियों में अंडपरजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण पूछा है। पहला आपका ऑप्शन दिया गया गौरैया और कबूतर, दूसरा ऑप्शन दिया गया कोयल और कौवा, उसके बाद आपका घ नंबर ऑप्शन आपका कहता है आपका तोता तथा मैना, और घ नंबर ऑप्शन आपका कह रहा है मोर एवं कबूतर। तो देखिएगा अंडपरजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण किसके बीच होता है? तो कोयल और कौवा के बीच, जहां पे कोयल जो होती है वो अपने अंडे कहां दे देती है? कौवे के घोंसले में, और कौवा को लगता है क्या कि ये जो अंडा है वो उसका खुद का है, और उसके आकार के और समरूपता रंग रूप के कारण उसको लगता है कि ये हमारा अंडा है, ये हमारा शिशु है, और वो अंडे को शेन करता है, इंक्यूबेट करता है, उसे सेकता है, उस पर बैठता है और उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडपरजीविता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयल और कौवा वाला, यानी कि ख नंबर ऑप्शन। अगला कहता है कि स्पर्धा अपवर्जन नियम, स्पर्धा अपवर्जन नियम किसने दिया था? तो ये गॉस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, जिनके अनुसार ये बताया गया था कि जब दो निकटतम जाति जो होती है, जब संसाधन सीमित रहती है तो हमेशा साथ नहीं रह सकते, उनके बीच स्पर्धाएं होगी ही होगी। तो ये किसने बताया था? तो ये गॉसियस नामक वैज्ञानिक। अगला कहता है कि मानव यकृत परिणाम अपना जीवन चक्र कहां पूरा करता है, या मानव यकृत परिणाम अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए किस पर निर्भर है, या कहां जीवन चक्र अपना पूरा करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया घोंगा कछुआ, उसका दिया गया घोंगा मछली, उसका दिया गया मक्खी मच्छर, उसके बाद आपका दिया गया सुअर तथा गाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका घोंगा एवं मछली, घोंगा एवं मछली इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 64 नंबर कि माइकोराइजा किसके बीच का सहजीवी संबंध है? माइकोराइजा किसके बीच का सहजीवी संबंध है? पहला ऑप्शन दिया गया है आपका लेग्यूमिनेसी कुल यानी दलहनी कुल के पादप तथा जीवाणु के बीच। उसके बाद आपका ख नंबर ऑप्शन आपका कहता है कि शैवाल और जीवाणु के बीच। ग नंबर ऑप्शन आपका कहता है आपका उच्च वर्गीय पादप के जड़ एवं कवक के बीच। उसके बाद घ नंबर ऑप्शन आपका कहता है आपका साइनोबैक्टीरिया के बीच। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बुआ, इसका आंसर हो जाएगा उच्च वर्गीय पादप के जड़ों के अंदर, जड़ों और उच्च वर्गीय पादप जो होते हैं सो वो कवक के जड़ों के उच्च वर्गीय पादप के बीच कवक जो है उनके जड़ों के आसपास में रहते हैं, और कवक क्या करता है? वो आपको फास्फोरस खींच करके पौधे को देता है, और बदले में पौधे कवक को कार्बोहाइड्रेट देता है। तो ये जो संबंध है वो एक प्रकार का माइकोराइजा वाले संबंध है, यानी एक प्रकार का सहजीवी संबंध। अगला कहता है कि स्क्रबर का उपयोग किस प्रदूषक को हटाने के लिए किया जाता है? स्क्रबर जो होता है वो एक प्रकार का वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होती है, और उसका उपयोग हम लोग किस प्रकार के प्रदूषक को कम करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं? तो वो है आपका SO2, यानी कि वातावरण में SO2 गैस न मुक्त हो, इससे कम करने के लिए स्क्रबर का उपयोग जो है वो किया जाता है। अगला कहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पहला ऑप्शन दिया गया 1974, 1990, 1986 और 1976। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1986। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1986। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार के द्वारा जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ था, यानी कि जल को प्रदूषण से बचाने के लिए जो अधिनियम हुआ है वो कब पारित किया गया था? 1986 में, 1974 में, 1990 में, फिर 1874 में। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1974 में। 1974 में। अगला क्वेश्चन कहता है कि अस्पतालों से निकलने वाले खरपतवार अपशिष्ट का निपटारण किया जाता है, कहां किया जाएगा? अस्पताल से जो निकलने वाले जो खतरनाक जो अपशिष्ट होंगे या मेडिकल जो वेस्ट होगा उसका निपटारण कहां किया जाएगा? लैंडफिल के रूप में किया जाता है, यानी जहां पे लैंडफिल किए रखे गए बनाए गए वहां पे, या फिर आपका सिनरेटर जिसको हम लोग भास्मक बोलते हैं वो एक तरीका हो सकता है, जला करके ये तरीका हो सकता है। इसका मतलब वही हुआ कि जलाना, यानी कि इंसिनरेटर यानी कि भस्म के रूप में उसको जलाने वाली क्रिया जो होती है वो इंसिनरेटर कहलाता है। दूसरा आपको कहता है दफना करके। तीसरा ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन कहता है आपका कंपोस्ट
बनाना, ये तो कंपोस्ट तो नहीं बना सकते, ऐसे दफना तो नहीं सकते, लैंड फिलिंग नहीं कर सकते हो। तो ये वाली जो तरीका है वो मेडिकल वेस्ट या मेडिकल जो खरपतवार सॉरी मेडिकल जो आपके अवशिष्ट जो निकलते हैं, जो विषैले या फिर आपका हानिकारक जो विशिष्ट विषैला जो बेकार पदार्थ विषैला पदार्थ जो निकलता है, उसका निपटारण का ये एक तरीका हो सकता है, इंसिनरेटर या फिर भस्मक। अगला कहता है कि इकोसेंस शौचालय कहाँ उपयोग होता है। इकोसेंस शौचालय एक वैसा शौचालय होता है जिसका मेन मोटो क्या होता है कि जल का कम उपयोग हो और इसका जो निपटारण है वो आसानी से किया जा सके। जहां पे जल स्रोत जहां पे कम है या फिर जल क्षेत्र जहां पे कम है, जगह कम है, उन जगह पर किसके लिए उपयोग, कौन से शौचालय का उपयोग किया जाता है, इकोसेंस शौचालय का उपयोग किया जाता है। और वहां से शौचालय के द्वारा जो मल जो निकलते हैं उनका यूज कंपोस्ट के रूप में कर लिया जाता है। तो ये ऐसे शौचालय कहां पे हैं, केरल, श्रीलंका, नेपाल, क और ख दोनों। तो इसका ऑप्शन केरल भी सही है और श्रीलंका, यानी केरल और श्रीलंका में जो इकोसेंस शौचालय का उपयोग किया गया है और वहां से निकलने वाले जो अपशिष्ट है बेकार है उनको कंपोस्ट के रूप में खेत के उर्वरक के लिए तैयार किया जा रहा है, उनको कंपोस्ट के रूप में तैयार कर लिया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केरल और श्रीलंका दोनों वाला। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा घ नंबर आंसर, यानी क और ख दोनों। अगला और हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है, हरियाणा किसान क्लब की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। हरियाणा किसान क्लब में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान सदस्यों की संख्या आपका है यहाँ पे 5000 है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन दिया गया था आपका क 1000, घ आपका दिया गया था 5000, उसके बाद ग दिया गया था 500, उसके बाद ये घ नंबर आप लोग देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5000। तो ये टोटल हमने आपको करा दिए, टोटल के टोटल 70 ऑब्जेक्टिव जो सीधे ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में टकराएंगे, आने की संभावना पूरी है। तो इसे एक बार आप लोग, अगर हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, नहीं याद हो, तो आप दोबारा भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।